ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो गई हैं। तेहरान में ये कार्यक्रम हो रहा है। 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। देश दुनिया के तमाम मेहमान इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारत से भी एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच रहा है। कई और लोग भी भारत से इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी। उनके साथ उनके परिवार के भी कई सदस्यों की जान चली गई थी। 131 दिन बाद मौत के उनका अंतिम संस्कार होगा और उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तेहरान में इस वक्त एक भावुक सा माहौल है। वहां पर लोगों की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि करीब करीब 1 करोड़ लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही ईरान के राष्ट्रपति ने भी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी है अली खामनेई को। इस दौरान वो भी भावुक नजर आए हैं। उनके साथ कई और जो बड़े नेता हैं वो भी, उनके भी आंखों में आंसू दिखे हैं। तो अली खामनेई के अंतिम संस्कार, इसके मायने क्या है, इतने बड़े स्तर पर आयोजन क्यों किया जा रहा है, और अमेरिका और इजराइल जो दावा कर रहे थे युद्ध से पहले कि वो खामनेई परिवार के शासन का अंत कर देंगे, ईरान में एक नई सरकार स्थापित करेंगे, वहां पर सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्या ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें, इनकी वीडियोज अमेरिका और इजराइल के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही हैं, उन्हें एक तरह से चिढ़ाने का काम भी कर रही हैं? इन सब सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे तर्कश में। हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोहित शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता जी भी हमारे साथ इस बातचीत में ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी विदेश मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। रोहित शर्मा जी के पास चलते हैं। सर, इस अंतिम संस्कार के मायने आपकी नज़रों में क्या है? बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, 30 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, एक हेड ऑफ स्टेट जो कि अपनी कुर्सी पे जिसकी डेथ हुई हो या मर्डर हुआ हो, उनके फ्यूनरल इसी तरीके से होती है। स्टेट फ्यूनरल होता है और उसी स्टेट फ्यूनरल में बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, आते भी। इंदिरा गांधी का ऑन सीट असैसिनेशन हुआ था तो बहुत सारे आए थे कंट्रीज के पर, क्योंकि कंट्रीज के रिलेशन होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप खमेनाई को सिर्फ ईरान का लीडर समझने की गलती नहीं। द रीजन बीइंग के खमेनी साहब जो हैं वो शिया वर्ल्ड के लीडर। आपने आज से तकरीबन बोले तो 3-4-5 महीने पहले लखनऊ में नारे लग रहे थे, एक खमेनी मारोगे हर घर में खमेनी निकलेगा। भोपाल में नारे लग रहे थे। ये 2 शिया बहुल एरियाज हैं और यहाँ पर भी खमेनी की या आयतुल्ला, पुराने वाले आयतुल्ला खमेनी थे, वो खमेनी थे, ये खमेनाई। तो खमेनाई या आयतुल्ला खमेनी की फोटोज जरूर मिलेगी। तो शिया वर्ल्ड इनको अपना लीडर मानता है। शिया वर्ल्ड को एक डिग्निटी मिली है इस खमेनाई के गेम से। द रीजन बीइंग के सुन्नी वर्ल्ड जो है वो शिया वर्ल्ड पे हावी होने की कोशिश करता है। इन्होंने दिखाया था कि नो, जो शिया वर्ल्ड है वो भी कुछ कर सकता है, शिया लोग भी कुछ कर सकते हैं, वो भी अपनी एक रिजीम ला सकते हैं और तख्ता पलट कर सकते हैं बड़े बड़ों का। तो एक सेल्फ ऑफ जैसे बोलते सेंस ऑफ प्राइड आया। और ये खमेनेई जो थे, ये भले ही एक ही स्टेट के लीडर थे, लेकिन दिलों में कई जगह राज करते। तीसरी चीज, इनका मर्डर हुआ और उसके बाद इन्हीं का बेटा बैठकर। ये एक वो एग्जाम्पल है उस तरीके का गेम है जिस तरीके का गेम इंडिया में 84 में। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, और उसके बाद आप देखिए, चले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जिस दिन मर्डर हुआ है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उससे 2 दिन पहले इंदिरा गांधी एक्सट्रीमली इनफेमस थी। अगर 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ होता तो हारते नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखिए कि क्या रिजल्ट आए। 400 पार, जो 400 पार आज तक कोई नहीं कर पाया, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए। ये सिंपैथी, जो सिंपैथी टूट चुकी थी खमेनेई रिजीम से, वो वापस आई। ईरान के लोग साथ आए हैं। ये मेगा फ्यूनरल से 2 चीजें, एक खमेनेई साहब की या मुस्तफा खमेनेई की, जो कि शायद हैं, शायद नहीं है, या इनकैपेसिटेटेड हैं, या परमानेंट कोमा में है,
वी हैव नो आइडिया। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे सर। ये भी हमारे बातचीत का एक सवाल है। डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं, उनसे भी इस बातचीत की पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुप्ता जी, अभी जैसे रोहित शर्मा जी बता रहे थे कि अली खामनेई के मौत के बाद उनके बेटे सर्वोच्च नेता बन गए हैं, और सबने देखा था दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के महीने में जब ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब अमेरिका और इजराइल के लोगों को लगा था कि ये सही मौका हो सकता है, ईरान में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। उस वक्त कहा गया कि महंगाई को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन उस दौरान ही अमेरिका और इजराइल ने मन बनाया होगा कि हमें हमला करना चाहिए, जो कि 28 फरवरी को हमला कर भी दिया। तो वो जो विरोध प्रदर्शन था, वो जो ईरान में एक तरह से विरोध की आवाजें उठ रही थी, अब तो ईरान उसके उलट दिख रहा है। ईरान में एक एकजुटता दिख रही है, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग अपने देश के नेताओं के साथ, आईआरजीसी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है। आपके हिसाब से क्या ऐसा ही हुआ? नमस्कार वैभव जी, आप सभी लोगों को। और देखिए, अगर ईरान का कोई भी न्यूज जो है, इंटरनल न्यूज एक्चुअली वाइड स्प्रेड एंड ट्रांसपेरेंट वे में नहीं आता। एक तो केवल उनके न्यूज चैनल जो हैं, जो सरकारी न्यूज चैनल है, वो कोई कोई समाचार देते हैं। लेकिन अगर मैं अल जजीरा को अगर मैं रेफर करूं, और बहुत सारे न्यूज चैनल, खासकर अल जजीरा को मैं इसलिए रेफर करता हूं क्योंकि जरा सा वेस्टर्न कंट्री से हट के है वो। अभी जो डील साइन हुआ है, उसमें कोई ऐसा चौराहा नहीं रहा ईरान में जहां प्रदर्शन नहीं हुए। अल जजीरा कह रहा है, उसकी हेडिंग भी थी। कोई ऐसी जगह नहीं है। और मैं बता दूं कि अगर किसी देश के अंदर अगर 20,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, या फिर हमको महंगाई से हम त्रस्त हैं, या कोई लीडर ही उनके पीछे रहा हो सत्ता परिवर्तन के लिए, अगर 20,000 लोगों का अगर कत्ल कर दिया जाता है लगभग, या 19,000 लोगों का, इसका मतलब उस देश के अंदर 50% नहीं, 70-30% का जो है उस राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह है, लोगों के जहन में है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस बात को वेस्टर्न एजेंसीज बहुत अच्छी तरह से कैच करके तभी वो कोई चीज, वेनेजुएला में तभी उन्होंने अटैक किया जब वेनेजुएला का लगभग 60-40 का मामला आ गया, क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग अमेरिकन इंटरफेरेंस चाहते थे। और 150 साल से वेनेजुएला वहां पे एक मुद्दा रहा है, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेने का एक ट्रंप का 10 साल पहले से वादा रहता था चुनाव इलेक्शन में। हमारे लिए न्यूज थी शुरू वहां पे थे। ऐसे ही ईरान के अंदर एक चीज थी, उनको पता है, MI6 को पता है, मोसाद को पता है, मोसाद वहां ऑपरेट करती है, सबको पता है कि वहां के लोग इनफैक्ट खोमैनी को नहीं चाहते, कम से कम 40-50% लोग तो नहीं चाहते। और मैं बता दूं एक बड़ी मजे की बात कि इनके बेटा जो मुस्तफा है, मुस्तफा खुद 2 बार इनके खिलाफ विद्रोह में शामिल रहे हैं। जब अहमदीनेजाद जब वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय उनके साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। और इनके बारे में कहा जाता था कि दरवाजे पे खड़ा रहते थे खोमैनी के, हमेशा गुप्तचर व्यवस्था से देखते थे कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक खुद परिवार के अंदर ही बहुत ज्यादा नहीं पड़ती थी, इसलिए एक शक्ति प्रदर्शन हो सकता है खोमैनी के लिए, क्योंकि सुप्रीम लीडर उनको लोग मानते हैं। हालांकि उसका क्राइटेरिया क्या है विश्व स्तर पर मुझे नहीं पता कि अगर धार्मिक नेता माने का क्राइटेरिया मुसलमान धर्म में क्या है या शिया धर्म में क्या है, लेकिन ठीक है, वो मानते हैं, उनका अपना जज्बात है। लेकिन एक विद्रोह का स्वर आज भी है, कल भी था। अगर ये नहीं होता तो ये टेबल टॉक्स पे ये लोग आते ही नहीं, क्योंकि आईआरजेसी जो पर्सनल सेना थी, व्यक्तिगत सेना थी खोमैनी परिवार को बचाने के लिए, जो वीटो पावर जुडिशरी में उनका वीटो पावर चलता था, वो आईआरजीसी कभी भी टेबल टॉक पे ईरान को आने देती थी। और ये हत्या भी इसी कारण हुई, क्योंकि जितने चरण की मीटिंग हो रही थी अब्बासी से और मसूद से युद्ध से पहले, उसमें मुझे जहां तक लगता है, मेरी थ्योरी करी कि बार बार अब्बासी ने कन्वे किया होगा अमेरिका को कि जो बातें आप कर रहे हैं कुछ लॉजिकल तो है, लेकिन खोमैनी परिवार नहीं मान रहा है, इसलिए चुन चुन के खोमैनी परिवार को मारा गया। मुस्तफा भी वहां के मीडिया में कार्डबोर्ड लीडर माने जाते हैं, वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं दिखाओ मुस्तफा कहाँ है, कहाँ मुस्तफा है, और कार्डबोर्ड लीडर करके उनकी हेडिंग छपती है वहां, मतलब वो है भी कि नहीं है, और उनको अटैक करेगा भी कि नहीं इजराइल या अमेरिका, क्योंकि इस कंडीशन में है भी क्या कि उनको अटैक करके मैं करूंगा कि मान लीजिए कोमा में अगर है, ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, तो जब डिसीजन नहीं ले सकता तो मार के भी क्या करना। तो ये बड़ी चीजें, हाँ, इस फ्यूनरल के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या खोमैनी जिंदा है, वो अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ थ्योरी और बन के आएगी, और उसके बाद पता चलेगा कोई रस्सियां छिपे हैं कहां पे, मतलब जो जो थ्योरी आएगी उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। जी बाबा। बिल्कुल, इसी सवाल को थोड़ा विस्तार में चलते हैं, रोहित शर्मा जी के पास चलते हैं। रोहित जी,
जो पहले सर्वोच्च नेता थे ईरान के खोमेनी, उनका जब निधन हुआ था 1988 में, तो वो मोटा माटी 2 दिन का कार्यक्रम था अंतिम संस्कार वाला, 5 और 6 तारीख तक का। लेकिन इस बार कार्यक्रम रखा गया है 6 दिनों का, काफी विस्तार से, एक एक दिन एक एक कार्यक्रम होगा और 9 जुलाई तक जाके पूरी प्रक्रिया चलेगी। आपके हिसाब से क्या ईरान इससे कोई मैसेज देने की भी कोशिश कर रहा है दुनिया को? देखिए, मैसेज देने की कोशिश से ज्यादा ये है कि जितना अगर मैं फिर आपको 84 में ले जाऊं तो याद था कि इंदिरा जी की याद में मोहर लगेगी हाथ पे, ये वही हो रहा है। मुस्तफा खोमेनी जो है, उनके वो किस पोजीशन में अभी पता चल जाएगा, वो 2-3 घंटे में सामने आना ही पड़ेगा, मजबूरी। 6 दिन का फंक्शन है ना, 6 दिन में एक दिन तो दिखेंगे, और दिखेंगे तो वो खड़े दिख रहे हैं या बैठे दिख रहे हैं, लेटे दिख रहे हैं, वो भी दिखेगा। नहीं आता तो और बढ़िया। बट ये मुस्तफा खोमेनी इज अ मियर पपेट, ये सब पपेट की तरह है और इनके सामने सब कुछ क्लियर। मतलब आईआरजीसी कमांड में आईआरजीसी का जो हेड है वो ही एक एक वर्ड डिक्टेट कर रहे थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो या क्या बोलते उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सब। और आईआरजीसी के हेड जो है वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तफा खोमेनी जो है, वो तो इस हालत में सबको पता है मेरा पॉकेट ही है लगभग, हम एक बार में कंट्री में अपनी पहुंच रखा है। डेमोक्रेसी तो है नहीं, किसी को नहीं पता कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे, कितने लोग नहीं कर रहे। तो ऐसे में ये लोग अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं मुस्तफा खोमेनी के थ्रू या आयतुल्लाह खोमेनी के थ्रू, मे बी खमेना, ये वाली खमेनी साहब, ये वाले जो खमेनी हो सकता है जिंदगी पर बदनाम रहे, लेकिन मौत जिस तरीके से हुई उस तरीके से नेशनल हीरो बन गए, ये एक बड़ी चीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ शायद गलत जगह हुई, अगर वहां पे डेथ नहीं हुई होती तो वो इमेज में नहीं रखते। जी बिल्कुल। जब 28 फरवरी को मारे गए थे ये, उस दौरान भी ये बातें कही गई थी रोहित जी कि वो खुद चाहते थे ऐसी मौत अपने लिए ताकि वो एक राष्ट्रीय हीरो बनकर रहें। कई लोगों ने ऐसा कहा कि जैसी उनकी इमेज बनी थी पिछले कई सालों में, आपने देखा होगा ईरान में महिलाओं का एक बड़ा विद्रोह हुआ था, उनकी अपनी एक आज़ादी की एक मांग हुआ करती थी, महंगाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए और जिस तरह से आईआरजीसी इन विरोधों को कुचलती आई थी, जिसको मारना पड़े, जिसको फांसी पर लटकाना पड़े, बिना हिचक, बिना किसी रोक टोक के आईआरजीसी को करती आई थी, उससे खामनेई की जैसी छवि बनी थी, उस छवि से तो अब बदल चुकी है छवि। वो अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए एक शहीद सर्वोच्च नेता हैं। नहीं वैभव जी, एक बात सुनिए, आपने जो बोला ना कि वो अपनी मौत ऐसी चाहते थे, वो बोलते थे और हर आदमी ऐसी बातें करता है। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी सेंटेंस बोले थे डेथ से पहले कि मैं मर जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा वो करेगा, वो ठीक है, वो पब्लिसिटी के स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सबने दिए थे। मैं इंदिरा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इंदिरा जी बहुत बड़ी देशभक्त थी और खोमेनी अपने कंट्री के लिए देशभक्त थे, नो डाउट, लेकिन स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो फैक्ट रिमेन्स के क्या देशभक्ति सिर्फ कुर्सी पे बैठ के होती है? ये सिर्फ पावर गेम होता है, ये सिर्फ अपना क्या बोलते हैं, एक होता है योगी भोगी कॉम्बिनेशन। तो उसमें जो बड़ी कुर्सी पे बैठा होगा वो भोगी ही हो नॉर्मली, क्योंकि उसको भोग ही करना। तो ये सारे लोग, इस पाकिस्तान की रूलिंग एलिट हो, वो क्या नाम उनका, फील्ड मार्शल साहब, वो तो ये बोलते हैं कि मैं तो कंट्री के लिए पैदा हुआ हूं और मैं तो कंट्री का सबसे बड़ा सेवक हूं, अल्लाह की रहमत आती देखी। उनके लेक्चर से लगता है सारे भोगी बैठेंगे यहाँ पे, हो पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान में तालिबान भोगी नहीं, वो सारे भोगी है वहां तक। तो उसमें वो ये सारे के सारे ऐसी मौत चाहती थी। मैंने आज तक एक आदमी नहीं देखा जो मौत चाहता हो, कोई नहीं चाहता, सबको मरना है, सब कोशिश करते हैं, सबको पता है सबने मरना है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये बताया जाता है कि आगे 72 हूरें मिलेंगी इसलिए मरने आते हैं, वरना वो भी ना मरे, और ये लोग 72 हूरें लेके यहीं बैठे हैं। तो सच ये है कि ये भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये भी ईरान का आम आदमी, उसको दवाई नहीं मिल रही थी। अगर ये लोग अमेरिका के सामने झुक ही जाते कि ठीक है अमेरिका चाह क्या रहा था, आप अपने न्यूक्लियर वो बंद कर दीजिए, खत्म, ये अमेरिका के कोऑर्डिनेशन में आ जाते। मैंने ऐसे 50 कंट्रीज देखे, वेनेजुएला का क्या सिचुएशन है, आज अमेरिका सब कुछ दे रहा नहीं दे रहा,
अगर ये अपने कंट्री के लिए ही काम कर रहे होते तो वेनेजुएला टाइप में या पिछला वाला तो हमें नहीं मान जाता कि ठीक है यार, हमारे अपना रूल है, तुम्हारा अपना रूल है, बताओ क्या करना है। पाकिस्तान नहीं कर रहा है क्या यही काम? पाकिस्तान भी कर रहा है ना। पाकिस्तान के सारे गल्फ कंट्रीज कर रहे हैं। तो क्योंकि अमेरिका जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है, वर्ड्स मुझे नहीं बोलने चाहिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ, दुनिया का गुंडा है। वो हर कंट्री को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट है क्या वर्ल्ड में? आपके पास कोई वर्ल्ड में कोई प्रेसिडेंट है, कोई वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर है? वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई ग्लोबल पुलिस नहीं है, यूएन बिल्कुल डिफंक्ट है, और G20 इस इशू पे कुछ कर नहीं पा रहा है। तो क्या करेंगे आप? आपके पास ऑप्शंस थे क्या? अमेरिका से बेटर रिलेशन बनाए? नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आपको डर था कि अमेरिका आएगा तो हमें हटा देगा, क्योंकि हमने रजा पहलवी को हटाया था, और हमें हटा देगा तो मैं हूं तो ईरान है, इसलिए आप बैठे थे। वरना आप हट जाते तो वो उस कंट्री के पास इतना तेल था, आज हर आदमी ऐश कर रहा था वहां पे। नहीं, आपने अपने कंट्री के लोगों को स्टॉप कर दिया, आपने अपने कंट्री के लोगों को बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसीलिए किया कि मैं कुर्सी पे बैठा। अपने लिए आपने लाखों लोग मरवा दिए। आप ही को तो हटाना चाह रहा था। खमेनाई को अगर ये लगता, बहुत सारे ऐसे इंडिया में राजा रहे हैं कि भाई अब ठीक है, मैं मेरे होते हुए प्रजा परेशानी में, तो मैं छोड़ के जा रहा। पंचतंत्र की कथा हूं मैं ऐसे बच्चे से, इन्होंने वो कथा नहीं पढ़ी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों ने किया ये काम इंडिया के। अब ये भी कर सकते थे कि भाई ठीक है, मेरे से ही प्रॉब्लम है ना, तभी मेरी प्रजा दुखी है। नहीं किया इन्होंने अपनी कुर्सी को, कि मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूं, उसको नेशनल इशू बनाया, उसको नेशनल प्राइड का इशू बनाया, और उसके बाद ही कुर्सी पे बैठे रहे। चाहे वो आयतुल्लाह अली खोमेनी हो, चाहे ये खमेनाई हो, चाहे अब मुस्तफा हो, आया कोई हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये राजा बने रहे। दैट्स इट। इससे जुड़ा हुआ ही हमारा अगला सवाल है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई हैं, उनके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है ईरान में इस वक्त। पहले जो सर्वोच्च नेता थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो क्रांति के प्रतीक थे, क्रांतिकारी थे, उनके अंदर एक करिश्मा था, लोगों को भावनात्मक रूप से बहुत जोड़ लेते थे। निर्वासन की जिंदगी उन्होंने काफी लंबे समय तक काटी थी। जब 1988-89 में ये खामनेई बने थे, अली खामनेई, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने IRGC को बहुत मजबूत किया, सत्ता का केंद्रीकरण बहुत ज्यादा किया, थोड़ा बहुत क्रूरता भी अपनाई उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी रोहित जी बता रहे थे। आपके हिसाब से मुस्तफा खामनेई कैसे ईरान को चलाने वाले हैं आगे? वो कैसे फैसले लेने वाले हैं? क्या IRGC और ताकतवर होने वाली है? और इसके अलावा मुस्तफा खामनेई के बारे में भी जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कोई कहता है, जैसे कई सारी यूरोप की मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा घायल है, उनका पैर काटना पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं वो कोमा में भी हो सकते हैं। तो उनकी स्थिति खुद की कैसी है, और वो क्या अपने पिता से ज़्यादा एक मजबूत नेता उभर कर सामने आ सकते हैं आने वाले सालों में? गुप्ता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वैभव जी, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस टारगेट से और जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल से इजराइल, और देखिए मुस्लिम देश जो रेडिकलिज्म में फंसे हुए हैं, उनका जो वार लड़ने का तरीका है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं एक एक रुपए का हिसाब रखती है। देखिए इस युद्ध को अमेरिका ने केवल 30 से 40 बिलियन डॉलर में समाप्त कर दिया है, और अमेरिका ईरान को अपने टर्म कंडीशन में बातचीत करने के लिए तैयार करवा लिया, और 15,000 16,000 अटैक भी किए उसने ईरान के अंदर। और आज भी अगर अमेरिका के कोई एयरक्राफ्ट अगर वहां जाएगा तो इनके पास मिसाइल नहीं है कि मार सके। और इतने बड़े युद्ध में अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इतने बड़े युद्ध में भी एक भी कर्नल रैंक का अधिकारी भी मार नहीं पाया ईरान, कर्नल रैंक का अधिकारी, जबकि उनके इतने प्रिसाइज अटैक थे कि खोमैनी से लेके INDB मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के 2 बार कमांडर जो नए बनाए गए उनको भी मारा, जो चीफ बनाए गए उनको भी मारा, लारी जानी जो है वहां के NSA हैं उनको मारा। कितने प्रिसाइज अटैक यूरोपियंस और इजराइल वगैरह करते हैं। इससे और उसके बाद जिस तरह से टेबल पे ला दिया है अमेरिका ने, यही 24 बिलियन डॉलर और यही 300 बिलियन डॉलर का लॉलीपॉप जो है, ये रेजिम में घुसेंगे अमेरिका वाले। क्योंकि बार बार ट्रंप बोलते 54 पैसा मैं नहीं देने वाला, 1 सेंट भी नहीं, मतलब हमारे यहां अगर बोला जाए यूपी वाले लैंग्वेज में तो 54 पैसा भी नहीं देने वाला मैं। तो एक एक रुपए का 15-15, 20-20 पन्ने का टर्म कंडीशन साइन होंगी। तो वहां पे इंजीनियर कौन काम करेंगे, वहां की टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, वहां पे तुम प्रोडक्शन क्या करोगे,
खरीदोगे कहां से वहां के रॉ मटेरियल्स? ये सारे करके ये ईरान में लगभग घुस चुके हैं अमेरिकन, और वहां पे कोई बिजनेस ही नहीं करेंगे, वहां स्पाइंग करेंगे, वहां पे लोगों का माइंडसेट चेंज करेंगे। उस केस में मैं आईआरजीसी को पिछले एक महीना से वैसे भी वीक देख रहा हूं कि फ्रंट में कुछ चिल्ला कर नहीं बोल रहे हैं, न उनका ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो अमेरिकन सपोर्टेड लीडरशिप है, मसूद और अब्बासी, और जो 28 तारीख के बाद ही एक नाम आया खालिबाफ का, ये तीनों जो है उसमें जो है उनको कहा भी जाता है कि अमेरिकन सपोर्टर है, ईरान के अंदर कहा जाता है। लेकिन मजबूरियां ऐसी आ चुकी है कि अब अमेरिका जो है इसी बिजनेस के थ्रू अपने पॉलिसी मेकर्स को वहां घुसाएगा, अपने जितने भी इंटेलिजेंस को वहां पे एंटर कराएगा, जितने भी आरएनडी होगी, जितने भी सामान जाएंगे वो अमेरिका के जाएंगे, यूरोप या उनके साथी देशों के जाएंगे, और वहां पे मानसिकता एक बदली जाएगी, कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए जाएगी जो वहां के लोगों को पसंद होंगे, और वहां पे मुस्तफा अब उस रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी नुकसान किया जा चुका है और जानबूझ के नुकसान किया गया था। देखिए बराक ओबामा वगैरह जो थे, ये अपीजिंग की पॉलिटिक्स लेके चल, 2015 में जो जेसी पावर साइन किया इन लोगों ने, वह जो साइन किया, कोई मिडिल ईस्ट का देश पसंद नहीं करता था इसको। 200 से 250 पेज का उन्होंने साइन किया, टेक्निकल 14 पन्ने का साइन किया, 14 पॉइंट का, 1.5 पन्ने का, बोला इसी पे बात होगी, यही पे काम होगा बस। वो कभी अपीज किया ही नहीं, और बहुत स्पष्टवादी रहे हैं ट्रंप हमेशा अपने डिसीजन मेकर, भले उनके हमारे मीडिया में और कहां पे लोग क्या बोलते हैं, लेकिन वेनेजुएला पे क्लियर था, ग्रीनलैंड पे क्लियर था, डीआरबी क्लियर है, जर्मनी के साथ मुझे कुछ नहीं देना है लेना है, क्लियर है, नाटो को मैं पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, क्लियर है, कनाडा जो है मैं इतने 200 बिलियन डॉलर उसको मैं सब्सिडी देता हूं, और मैं पीछे जा रहा हूं, चाइना आगे जा रहा है, क्लियर है, आज भी 37% कनाडा पे है। तो वो लीडर बिल्कुल सही ढंग से ईरान में घुस चुका है, और यही 1-1 बिलियन दे दे के अपने टेक्नोक्रेट्स को वहां पर घुसाएगा, और खोमैनी वगैरह जो अब हैं या तो साइडलाइन कर दिए जाएंगे या चुपचाप अपनी लाइफ के लिए अपना करेंगे। ये मुझे मेरी थ्योरी लग रही है जो ईरान में आएगी आने वाले दिनों। जी बाबा बिल्कुल, रोहित जी के पास इस सवाल को लेकर चलते हैं। रोहित जी, मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता को खोया है, अपनी बहन को खोया है, अपनी पत्नी को भी खोया है, ये जो 28 फरवरी वाला हमला हुआ था, क्या लगता है उनके पास जो सत्ता आई है उसका वो कैसा इस्तेमाल करेंगे? क्या वो अपने पिता की तरह अमेरिका को दुश्मन मानते हुए चलेंगे? क्या उनके पास ये सहूलियत है कि वो ऐसा करके आगे बढ़ सकें? 56 साल उनकी उम्र है, अगर वो सर्वोच्च नेता बने रहते हैं तो एक लंबा उनको कार्यकाल मिल सकता है। उनके पिता 50 साल की उम्र में बने थे। उनका कैसा रहने वाला है आपके हिसाब से सर्वोच्च नेता वाला ये रूप स्वरूप? दो चीज, क्या जितने बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन थे उतने ही बड़े एक्टर अभिषेक बच्चन थे? सचिन तेंदुलकर का बेटा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। देखिए खामेनेई साहब जो थे, मतलब खामेनेई पिछले वाले जिनकी डेथ हो गई, जिनका फिल्म में, ये आयतुल्लाह खोमेनी के साथ थे रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन में जितने और लीडर्स थे इनके साथ ही थे सारे। उसमें से जो इनके खिलाफ थे वो एक तो आयतुल्लाह अली खोमेनी फर्स्ट लीडर ने ही, जो इनके खिलाफ हुए वो सारे क्लियर, सारे गायब कर दिए। फिर उसके बाद ये पिछले वाले खामेनेई आए, तो खामेनेई ने जब लीडर बने उन्हें पहले से पता था कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ है, जो खिलाफ थे वो सारे क्लियर कर दिए गए। याद आएगा, आप तो गूगल पे सर्च मारिएगा, यूट्यूब पे, सद्दाम हुसैन जब बाथ पार्टी के चीफ बने और वहां पर एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में जो लोग सद्दाम हुसैन के खिलाफ बोलते रहे उनको पुलिस लाई, ऑन कैमरा पुलिस आई, पुलिस उनको निकालती रही तो उससे हॉल से, जब तक सद्दाम हुसैन जिंदाबाद के नारे नहीं लगने शुरू हो गए तब तक वो निकालते रहे। 4-5 लोग निकालेगा और उन सबको मार भी दिए। उसके बाद कोई ऑपोजिशन अंदर नहीं, डिक्टेटरशिप आ गई। यहां ऐसा नहीं है। खामेनेई जूनियर यानी कि मुज्तबा खोमेनी, ये मुज्तबा खोमेनी की तो अभी तक तो वो पावर में नहीं थे, कहीं कहीं वो घुसने की कोशिश करते थे तो उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। जो उनके फादर के ट्रस्टेड लोग थे वो उनमें से कुछ साथी मर चुके या अमेरिका ने निपटा दिए। आईआरजीसी बहुत ज्यादा पावरफुल होकर निकली है वॉर के बाद। मुस्तफा के पास इस समय अपने सपोर्टर्स हैं कि नहीं हैं? इस्लामिक रेवोल्यूशन कितनी जमीनी पकड़ है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, ये सारे फीचर्स होंगे। एक प्रॉब्लम, इस्लामिक रेवोल्यूशन उस जमाने में हुआ था, बड़ा पावरफुल था, उसके बाद भी पावरफुल था। आज की डेट में लड़कियां खुले बाल खोल के घूम रही हैं, बाल खोल के छोड़िए पूरे कपड़े उतार के घूम रही हैं वहां पे, और
लड़कियों को मारा जा रहा है और लोगों के खिलाफ काम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इसका मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशन अपना वो मोमेंटम खो चुका है। पहली चीज तो लोग इस्लाम से सबसे ज्यादा एथीस्ट, सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम्स अगर किसी कंट्री में तो ईरान तो आप उसको भूल जाइए कि ईरानियन रेवोल्यूशन के कंधे पे चढ़ के रहे होते हैं, वो पॉसिबल नहीं। देन दूसरी चीज आती है कि क्या इनके एलाइज बहुत ज्यादा हैं। अब पावर जा चुकी है आईआरजीसी, तो आईआरजीसी एक ऐसा आदमी बैठाएगी जो कि 1960s में कांग्रेस के लीडर्स ने गोंगी गुड़िया बैठाई, ठीक है, और उनको पता है कि ये गोंगी गुड़िया जिस दिन पावरफुल होगी तो उन सारे सत्ता के दलालों को पार। ये काम आईआरसीसी कभी नहीं। आईआरसीसी एक ऐसे आदमी को बैठाएगी जो कि पावरफुल ना हो, और पावरफुल होने की कोशिश भी करे तो उसको कट टू साइज, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग साजिश करने की कोशिश करेंगे आईआरसीसी के खिलाफ मारे जाएंगे। और आप दो को मार दीजिए, बाकी सारे डर। ये बात बिल्कुल क्लियर है, हमने इतिहास में देखा है। तो ये आगे होने वाले टाइम में क्या होगा, मुस्तफा खुमैनी को पता है कि मेरी बहन मारी गई, मेरे फादर मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, और आईआरजीसी के हाथ में अमेरिका तो मारेगा, आईआरजीसी भी मारेगा। तो इसलिए मुस्तफा खुमैनी या तो रबर स्टैम्प रहेंगे, या अब कोई चमत्कार ही हो जाए। तो चमत्कार होने का मतलब फिर तो अगर लॉटरी लगे तो फिर तो देवगौड़ा भी 42 एमपी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो तो अलग है। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, दोहा में वार्ता हो रही है, दूसरे दौर की अभी वार्ता जो होगी वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। अमेरिका और इजराइल का क्या रुख रहने वाला है? ईरान की अब जो नई शासन व्यवस्था आई है, या मुस्तफा खामनेई है जो, उनको लेकर क्या अभी भी ये इनके पीछे पड़े रहेंगे? जो विरोध प्रदर्शन बीच बीच में होते रहते थे, उनके अब फिर से होने की कितनी गुंजाइश बची है इस जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया या खामनेई के मारे जाने के बाद? और जो रजा पहलवी के नेतृत्व में दुनिया भर में ईरान के अप्रवासी लोग मौजूद हैं, बीच बीच में सड़कों पर उतरते हैं वो, और ईरान में सत्ता की बदलाव की मांग करते हैं, वो सब ठंडा पड़ने वाला है या वो सब अभी जारी रहने वाला है? जी बाबू जी, एक बेसिक चीज बड़ा ध्यान देने की है कि अमेरिका ने जब से मागा आया, देखिए मैं ट्रंप की बात नहीं करता, मैं अमेरिका की बात नहीं, मैं मागा की केवल बात करता हूं। मागा में जितने भी पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं। नेशनलिज्म को लाना है, क्रिश्चियनिटी को ऊपर रखना है। देखिए हमारे उषा जी के साथ कभी कभी बातें होती है अमेरिका में, जो वाइस प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी है। मतलब इतना क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में लहर है। तो अमेरिका के अंदर एक जो बड़ी अच्छी चीज है मागा के अंदर, की मागा में मुझे डिफेंस जो हमारा सेक्टर है उसको फिर से सुप्रीमेसी देना है, और बड़ा सफल रहे हैं ट्रंप इसमें कि 34% से इस समय 45% एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को अमेरिका कर रहा है। बिडेन के समय 34% हो गया था। ऑयल का मैं बता दूं आपको कि ऑयल में जो कि अमेरिका पीछे जा रहा था, इस समय 13.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कर रहा है, और 10.5 मिलियन बैरल पर डे, जो दुनिया में इतिहास। और एआई का जब मैं वर्जन पढ़ा तो ये बोला कि ये मॉडर्न इतिहास का एक चमत्कार है कि अमेरिका सीधे 4 मिलियन पर डे से तेल बेचने की जगह पे 10 मिलियन बैरल पर डे बेचना शुरू कर दिया। ये चमत्कार से कम नहीं है। तो अमेरिका ने उस हर क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे उनका जीडीपी है 0.5 पिछले तिमाही से इस बार 2.1 हो गया है, चाहे उनका ऑयल देखा जाए, डिफेंस प्रोडक्शन देखा जाए, और सबसे लौट के सब में आगे। अब सर रीजन क्या रहा है? वेनेजुएला की वजह से पूरे साउदर्न अमेरिका के अंदर एक डर का स्थिति पैदा करना। हथियार अमेरिका से खरीदेंगे लोग, वेनेजुएला कब्जा करके, क्यूबा कब्जा करके, उसके बाद अपने ऑयल को, हॉर्मुज को धीरे से क्लोज करवा के अपना तेल बिकवाना, यूक्रेन में मामला फंसाए रखना, ताकि पूरा एक पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने मिडिल ईस्ट से ज्यादा हथियार खरीदा है अमेरिका से। ये यूक्रेन की वजह से खरीदा है, क्योंकि उनको असुरक्षा महसूस हो रही है। तो अमेरिका चाहेगा कि छिटपुट घटनाएं हॉर्मुज में होती रहे, ताकि हॉर्मुज में अगर भारत को ही अगर 10 टैंकर बुक करने हैं तो 5 करके ही बुक करके रखे, क्योंकि उसको पता नहीं कि अगले दिन कोई मिसाइल न चल जाए कोई बात पर। तो ये अगर इस पे समझौता होता है या टोल में ईरान लेता है, ये अमेरिका के लिए खुशखबरी होगी। लोग इसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया दूसरा है। अमेरिका चाहता है कि एक जो है वहां रुकावट, व्यवधान हॉर्मुज में रहे, ताकि ऑयल चेन सप्लाई जो है अमेरिका की तरफ मुड़े। और अमेरिका बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है इसमें।
तो यहां पे यही चीज होगी। और दोहा में जो मीटिंग होने जा रही है, दोहा के मीटिंग में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ट्रंप की किसी तरह से 2-4 बिलियन और ईरान ले, हमारी शर्तों को माने, ताकि हमारे साइंटिस्ट वहां एंटर करें, हमारे जो न्यूक्लियर ऑब्जर्वर हैं वो भी साथ में AIA के साथ जाएं। मतलब अमेरिका वांट टू इंटर ईरान किसी भी तरह से, और वहां पे जाके, क्योंकि अभी तक ईरान एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओनली फॉर रशिया और चाइना के लिए ओपन थी, और कुछ भारत जैसे देश थे जो कि, लेकिन भारत वगैरह भी चुप हो गए थे क्योंकि सैंक्शन लग गया था। तो अमेरिका चाहता है कि लिबरल बन के अमेरिका ईरान में घुसा जाए, तो हमारा एक ही देश, केवल ईरान ही नहीं, ईरान की वजह से 3-4 देश। देखिए इजराइल ने 5 बार क्या बोलते हैं डुअल थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए लिखित में दिया है, लेकिन ईरान ने नहीं करने दिया फिलिस्तीन को। ओस्लो हो गया, चाहे जो भी समझौता हुआ, सब पे इजराइल बोला कि मेरा मेरा बॉर्डर बना दो, लेकिन ईरान ने नहीं होने दिया। तो ईरान को कब्जा करके अमेरिका वहां पे इराक में जो मिलिशिया है उनको भी कंट्रोल करेगा, हुदीस को कंट्रोल करेगा जो रेड सी में टैप कर रखे हैं, हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, और मिडिल ईस्ट को शांति मिलेगी, क्योंकि ईरान कहीं न कहीं हमेशा उनको दबा के रखता है। हमास को और फिलिस्तीन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ईरान, क्योंकि उसका एक निहित स्वार्थ है कि फिलिस्तीन में आग लगी रहे। और अपने जो खोमेनी का बेस लाइन था कि अमेरिका और इजराइल की बुराई करो, इस्लाम के नाम पे सत्ता हासिल करके रखो, और उसके साथ वो भी चीज आज पहली बार मैं देख रहा हूं टीवी इस चैनल पे कि ईरान आर्मी के जनरल ने कहा है, आईआरजीसी फर्स्ट टाइम नहीं कह रही है, ईरान आर्मी जनरल ने कहा कि अमेरिका कोई अटैक वगैरह ना करे फ्यूनरल के दौरान। मतलब आर्मी ने ऐसा कहा, आईआरजीसी को बोलने भी नहीं दिया गया है। तो सब मिला जुला के दोहा के बाद अगर कुछ रुपए आते हैं ईरान में, इसका मतलब कि अमेरिका ईरान में आएगा 2 या 4 बिलियन डॉलर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सब कुछ विन विन कंडीशन में है अमेरिका के लिए। इजराइल के लिए कुछ पूछना ही नहीं है। इजराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी लेबनान में, मतलब 20% लेबनान को कब्जा कर चुका है। सीरिया में लगभग 1700 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुस चुका है, और हमास में 70% बीबी बोल ही रहे हैं बार बार 70% हमारा कब्जा हो चुका है। तो एक बफर जोन अच्छे से बना चुका, अगर वो भी बॉर्डर बन जाता है तो डबल हो जाएगा इजराइल जो प्रेजेंट में है। बस इजराइल को कुछ चाहिए ही नहीं उसके वाला। अब इजराइल अगर रिग्रुप होगा, लेकिन किसी न किसी बात पे अटैक होते रहेंगे ईरान पे 15 दिन में, 20 दिन में, ताकि रिग्रुप ना हो पाए। जी बाबा। बिल्कुल। रोहित शर्मा जी के पास चलते हैं। रोहित जी, ईरान की ओर से बार बार कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल भले ही सामने से कुछ कहें, लेकिन हमें उनकी नीयत पर भरोसा नहीं है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि नए सर्वोच्च नेता भी उनके निशाने पर हैं, उन्हें भी वो मारने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया गया है कि जो ईरान के 2 वार्ताकार थे, विदेश मंत्री अराक्ची और उनके जो संसद के अध्यक्ष हैं गालिबाफ, वो जब पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त इजराइल ने कुछ साजिश रची थी उनकी हत्या करने की। इजराइल अक्सर ऐसा करता रहता है, ये सबको पता भी है। अमेरिका ने खुद मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने देशों के सहयोगियों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया था कि थोड़ा सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। क्या ईरान अभी जो वार्ता हो रही है उस पर पूरी तरह भरोसा करके यकीन कर ले कि आगे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला? 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी, उसके ठीक 8-9 महीने बाद फिर से जंग शुरू हो गई। आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं? देखिए, ईरान भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बात ईरान को पूरा राइट है कि वो भरोसा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भरोसा नहीं कर रही। उसे पता है कि ये जो वॉर खत्म हुई है और पीस आई है, इस पीस के ड्यूरेशन में सब दोबारा वॉर की तैयारी है। हम लोगों का जितना वेपन्स खत्म हो गए, वेपन्स बचे ही नहीं थे। जितने 200 मिसाइल बचे थे अमेरिका के पास, उसमें से वो यूक्रेन को भी दे दे, उसमें से वो इजराइल को भी दे दे, यूएई को भी दे दे, सऊदी को भी दे दे, कितनों को दे दे। और बल्कि कुवैत और कतर भी मांग रहे थे। इसीलिए यूएई तो अब ब्रह्मोस की ओर दिमाग लगा रहा है कि ब्रह्मोस खरीदनी है। उसके पास अमेरिकन पेट्रियट तो कोई तरीका, अमेरिका पेट्रियट, हम लोग अपनी एक्सटेंडेड सप्लाई के साथ अभी हम अपनी ब्रह्मोस को बनाने के लिए उसके जो प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाले। उसके बाद हम कितने मिसाइल बना पाएंगे? 150 पर ईयर, ऑन एन एवरेज 1 पर दिन नहीं बना पाएंगे। व्हाई यूज द 20-50 पर डे हो रहे? तो इतना हथियार नहीं थे किसी के पास, तो ये वॉर डाउन हुई। और वॉर ईरान की तरफ से भी हुई और गल्फ की तरफ से भी हुई, अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हुई, सबकी तरफ से हुई। अकेला कंट्री जो अब भी लड़ने के मूड में है वो है इजराइल। और इजराइल का ऑफकोर्स ये खबर ये आई थी, आपने सही बोला कि जो स्विट्जरलैंड जा रहे थे उस पे या ईरान आ रहे थे तो हमला करने की कोशिश की।
ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कहीं और सोर्सेस से नहीं आती है। एक इंफॉर्मेशन आई थी जो कि मैरियो नोफाल के पॉडकास्ट पे बोला क्या ये था। प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? प्रोपोगंडा तो है ही, प्रोपोगंडा दोनों तरफ से। मैरियो नोफाल एक जर्नलिस्ट हैं जो अपना पॉडकास्ट करते हैं। उस पॉडकास्ट पे पेपे एस्कोबार ने, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है पॉडकास्टर, उन्होंने ये बोला था कि स्विट्जरलैंड में आसिम मुनीर को मारने की साजिश थी इसराइल। जी। अच्छा, ये खबरें भी आई हैं, ये सारी की सारी खबरें आई हैं। कितनी कंफर्म है वी डोंट नो। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की खबरें कभी कंफर्म होती है, पर द फैक्ट इज कि क्या इसराइल इस चीज को भूल जाएगा? इसराइल छोड़िए, सऊदी भूल जाएगा। सऊदी के सपने सोचिए। पहले आप ये एक नया यंग लड़का बैठ गया है आकर के सऊदी कुर्सी पे, यंग आप भी, लेकिन आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। आप अपनी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये यंग लड़का एक्सट्रीम पावर पे काम कर रहा है, ट्रम्प विद पावर है। MBS ये की बात सोचता करें है, हाँ सऊदी, या मैं एमबीएस की बात कर रहा हूँ। वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसी न्यूयॉर्क सिटी बना दूंगा जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, जिसमें 150 किलोमीटर तक लंबी सिटी बनेगी, बिल्डिंग्स होंगी, सब कुछ होगा। प्रोजेक्ट फेल हो गए, प्रोजेक्ट फेल हो गया, टोटली फेल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की नौबत आ रही है। अपनी जितनी भी एमबीएस के जिसे बोले अपनी कुर्सी के दावेदार थे, सारे जेल में डाल दिए थे। एमबीएस इस समय टोटल कंप्लीट पावर में। क्यों? अमेरिका का हाथ उस आदमी के सिर पे है। वो आदमी एक एम्बिशन नॉट लेके घूम रहा है, न्यूक्लियर वेपन फॉर सऊदी अरेबिया, जिसके लिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन छीनना पड़ेगा और ईरान का छीनना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी ये बात पता है। वो पाकिस्तान, बहुत बीच में खबरें आती है कि वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन खरीदना चाहता है। पहली चीज के सऊदी इज बैक्ड बाय ऑयल, तो क्या उसको दिया जा सकता है? अमेरिका क्या चाहेगा? अच्छा, दूसरी चीज पाकिस्तान के हाथ में, तो ईरान, एक बार ईरान से पाकिस्तान अमेरिका निपट लिया, फिर वो पाकिस्तान से ही निपटेगा और अच्छा बजाएगा, इसको डीन्यूक्लियराइज करेगा, ये पक्का है। तो चलिए वैभव जी, अगर आज से 10 साल बाद मैं और आप बात कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, देख लेना कि पाकिस्तान का क्या करेगा। मुस्लिम कंट्रीज के हाथ में न्यूक्लियर वेपन वो बिल्कुल नहीं चाहता, सच बात है। ये भी गलती से चला गया है क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी दे दी और उस समय अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी, जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी, इसलिए अमेरिका कुछ नहीं बोल पाया। अमेरिका उस वेपन को रोक नहीं पाया और न्यूक्लियर वेपन बन गया। और इजराइल बहुत बार कोशिश करता रहा कि मैं इसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को या इसके रिएक्टर्स को, बिल्कुल, कई बार खबरें आई थी, भारत से भी मदद मांगी गई थी। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया जी। ठीक है, तो इजराइल क्या उड़ाता नहीं है? इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। ईरान का तो लगभग बन चुका था, उसको इजराइल ने उड़ाया। सीरिया का लगभग बन चुका था, उसे उड़ाया। ये वो अपने आसपास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं चाहता है। अब वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे जो आपने पूछा, ये जो पीस है, ये पीस चलेगी क्या? ईरान को शक है, ईरान को पता है ये वॉर दोबारा होगी, ईरान कभी भरोसा नहीं करेगा। और ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात इजराइल को भी पता है, ये बात सऊदी और यूएई वगैरह ने तो वार्न किया था कि भाई इसे छेड़ दिया है, इसके ऊपर अटैक कर दिया है, अब इस घायल शेर को मत छेड़ो, इसे खत्म कर दो ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ट्रंप जो है वो इस पिछले 1 साल में गलती पे गलती करते चले गए। पहले तो उन्हें हिस्ट्रीली कॉन्फ्लिक्ट में वो घुसना नहीं चाहते थे, हिस्ट्रीली कॉन्फ्लिक्ट में घुसे। क्या नाम है, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेटमेंट मार्को रूबियो के देखिए। मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि अगर हमारा कोई एलाई किसी वॉर में घुसता है तो हमें घुसना पड़ेगा। दैट मींस ये अमेरिकन वॉर थी ही नहीं, ये इजरायली वॉर थी जिसमें अमेरिका घुसा और अमेरिका घुस के अमेरिका लपेटे में आ गया और फंसने के बाद अमेरिका के लिए निकलना मुश्किल हो गया। वियतनाम वॉर टाइप सिचुएशन, बेइज्जती करा के निकले, लेकिन अब उसको विक्ट्री दिखाना है ट्रंप ने। और ट्रंप विक्ट्री कैसे दिखा रहे हैं ये भी देखना होगा। ट्रंप बता ही रहे हैं कि देखो ओबामा ने जितने कंसेशंस दिए थे उससे कम कंसेशंस में दे लो, बहुत बढ़िया। ओबामा ने कभी भी अंदर घुस करके अटैक नहीं किया था, ओबामा पीसफुल काम कर रहे थे। आप अंदर घुसे थे, आपने बोला था रिजीम चेंज करेंगे, आप नहीं कर पाए। अभी नेटो का समिट आ रहा है टर्की में, देख लीजिएगा कितने जूते खाएंगे ट्रंप। रियलिटी इसको उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि इस वॉर में घुसा क्यों और घुस करके हार के क्यों निकला, पहली चीज। दूसरी चीज, कल ही तो इसीलिए ट्रंप ने बोला है, ट्रंप का स्टेटमेंट है कि हम $999 बिलियन खर्च कर रहे हैं
नेटो के लिए, और बाकी सारे अमेरिका क्या खर्च कर रहा है, और सॉरी यूके क्या कर रहा है 50 बिलियन, फ्रांस क्या कर रहा है 34 बिलियन $34 बिलियन, और इटली इज द वर्स्ट। ये स्टेटमेंट है ट्रंप का, ट्वीट भी किया उन्होंने। वो इसीलिए पहले वो नेटो को डराना चाहते हैं कि अगर मैं निकला तो नेटो बर्बाद हो जाएगा। और क्यों डराना चाहते हैं? क्योंकि पूरा नेटो मिलके ये ना बोले इनसे कि तुमने वहां पे बेइज्जती कराई है अपनी, तुम हार के निकले। तो ये भी पॉलिटिक्स चल रही है। ट्रंप इसमें नेटो को खींचना चाहते थे इस वॉर में, और नेटो आ जाती तो सिचुएशन पलटी हुई होती, नो डाउट अबाउट। लेकिन नेटो अपनी प्रॉब्लम में फंसी है। नेटो यूक्रेन के साथ है। नेटो के लिए एक मुसलमान मरता है, मरने दो ना, मेरा क्या जा रहा है। नेटो इज लाइक दैट। नेटो कभी भी यूरोप के वॉर में घुसी हो तो मुझे बता दीजिए। सीरियल वो हुटी और टुत्सू की लड़ाई, वो क्या रवांडा है ना, टुत्सी और हुटीज के लड़ाई हुई थी वहां पे। हिटलर के जेनोसाइड से 100 गुना तेज जेनोसाइड हो। आज तक आपको सुनाई देता है वर्ड? हम तो हिटलर वाले को आज तक सुन रहे हैं जेनोसाइड को। वहां हुआ है, आज तक नहीं। सिचुएशन इतनी खराब है उस एरिया की कि ये लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। They will never enter Africa, they will never enter Asia, they will never enter anything else. यूरोप अपने आप को सुप्रीम मानता है। That's the thing. तो यूरोप नहीं घुसेगा इस वॉर में। यूरोप यूक्रेन को संभालना चाह रहा था। रियलिटी ये है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका फोकस हटाना चाहता है। वो साउथ चाइना सी और चाइना की ओर फोकस रखना चाहता है। और रियलिटी ये भी है कि मिडिल ईस्ट अपने आप में इतनी कोपत रखता है कि अगले 50 साल तक फंसाए रखे। और अमेरिका और चाइना, और सॉरी रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका इसराइल और ईरान वॉर में फंसा रहे, ताकि उसका फोकस यूक्रेन पे ना जाए, ताकि उसका फोकस चाइना की ओर ना जाए। और ये लोग अपनी हेजेमनी बना लें, और ये होगा, नहीं हटने दिया जाएगा। बिल्कुल। रोहित जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्योंकि अपने शो में मैंने बहुत सारे मेहमानों से सवाल किया है, सोच रहा हूं आपसे भी कर लूं, उसके बाद आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्या आकलन में क्या गलती हुई थी 28 फरवरी वाले हमले में? क्या सोचकर किया गया था और कैसे नहीं सफल हो पाया, पूरी तरह तख्ता पलट नहीं हो पाया? आपके हिसाब से कहां कमियां रह गई थी? मदुरो को हटाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके के हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल पे थे। उनको लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस थी, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस फोकस्ड इस चीज पे थी कि कौन सा आदमी कहां जा रहा है। ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान के पास कितने हथियार हैं, किस लेवल पे थे। ईरान ने डिस्प्ले भी नहीं किया। ये इंटेलिजेंस मोसाद के हाथ में, और मोसाद ने जो प्राइम मिनिस्टर को बताया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उसका उल्टा बताया ट्रंप को। ट्रंप के पास प्रॉपर इंटेलिजेंस के साथ साथ ट्रंप की अपनी नेशनल सिक्योरिटी चीफ तुलसी गैबार्ड बोलती घूम रही थी कि न्यूक्लियर वेपन, उसका तो कोई एविडेंस नहीं मेरे हाथ में। ये वर्ड्स हैं तुलसी गैबार्ड हैड टू रिजाइन ऑन दिस। तुलसी गैबार्ड के ट्रंप जो बोल रहे थे, मार्को रूबियो जो बोल रहे थे, उसी को उनकी इंटेलिजेंस चीफ डिनाई कर रही। अंदर एक ज्यूइश लॉबी से घिर चुकी थी। एक तरफ नेतन्याहू है, एक तरफ जेरेड कुशनर है, एक तरफ स्टीव विटकॉफ है, और बहुत सारे और ज्यूज हैं जो कि सामने नहीं आ रहे। उस ज्यूइश लॉबी के प्रेशर में ये वॉर हुई, और उसके बाद समझ में आया कि बॉस इतना आसान नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस वॉर को पहले से चाइना ने भी देखा था, और रशिया ने भी पहले से एंटिसिपेट किया था कि ये वॉर होगी। इन्होंने पहले से इतना कुछ दे दिया था कि जब आएगा तो हमें बताना, तब तक हम करते रहेंगे। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे हाथ में, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे हाथ में। इन्होंने कुछ फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सामने दिखाया कुछ और गया, और अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज अपने मिसाइल्स प्रोड्यूस करती थी। प्रॉब्लम यहां तो वो ईरान जो था, उसके पास जो इनपुट था वो बहुत सॉलिड था, और ईरान इतने सॉलिड इनपुट पर काम कर रहा था कि वो अपनी एक फैक्ट्री अलग रखता था, दूसरी अलग रखता था, और कई जगह मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्रीज थी, कई को जिनका पता ही नहीं था। उसको पता था कि आगे आने वाले टाइम पे ड्रोन टेक्नोलॉजी काम करेगी। कामाकाजी ड्रोन जिसे बोलते हैं, सुसाइड ड्रोन, कामाकाजी ड्रोन नाम ही ईरान ने रखा था कामाकाजी। तो ये रियलिटी है। ईरान कई साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। ईरान को पता था कि मेरे ऊपर हमला होगा। आपके हिसाब से
ये आखिरी मौका था अमेरिका और खासकर इजराइल के पास। मौके अभी बहुत आएंगे, मौके की टेंशन नहीं है, मौके ये लोग निकाल लेते हैं। तो मौके बहुत आएंगे, लेकिन क्या ईरान को हटाया जा पाएगा या ईरान को बर्बाद किया जा पाएगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखा, वी हैव सीन इनफ ऑफ ब्लूडशेड, वी हैव सीन, हमने देखा ये सवाल मैंने रोहित जी आपसे इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नेतन्याहू ने पहले भी बहुत सारी कोशिशें की थी। इजराइल के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो व्हाइट हाउस में जब भी कोई नया राष्ट्रपति आता था उसके पास जाते थे, उसके पास कहते थे कि ईरान को लेकर हमें कोई पूर्णकालिक हल चाहिए, कोई ऐसा समाधान हमेशा के लिए। लेकिन पहले कोई राष्ट्रपति तैयार नहीं हुआ था। ट्रंप इस बार तैयार हो गए, जैसा कि आपने बताया कि उल्टी जानकारी दी गई, उनको कैसे भी करके मना लिया गया। क्या भविष्य में कोई और राष्ट्रपति अब तैयार होगा, क्योंकि सबक तो मिल चुका है? एक सबक मिला है, एक सबक मिला, नो डाउट। लेकिन इससे पहले ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट रहेगा इजराइल का कि वो ईरान की सत्ता चेंज करे। वो हमेशा इनपुट्स पे लगा रहेगा, वो अभी भी अपने काम में लगा रहेगा। एक जैसे बोले, मोसाद की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मोसाद ने काम तो बहुत अच्छा किया था, भले नेतन्याहू ने खराब काम किया और लिसान मोसाद ने काम किया था। उनकी एक एक मूवमेंट, कहां पे मारना है कहां नहीं मारना है, ये सब उनको पता। दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये हम लोगों ने ये देखा है कि यूएस जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा, उसके एंटी जितने लोग थे सारे हटाए गए। सद्दाम हुसैन हटाए गए, असद हटाए गए, होस्नि मुबारक हटाए गए, कदाफी हटाए गए, ठीक है। अब ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा था, ये कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के खिलाफ चल रहा। पहली बार है जहां एक छोटे से कंट्री ने अमेरिका को आंखें दिखाई और वापस भगा दिए। इससे बाकी सबका मनोबल बढ़ा, और बाकी सबका मनोबल बढ़ने के साथ साथ अब पूरे वर्ल्ड को यह समझ में आया कि अमेरिका को टैकल कैसे करें। पूरी वर्ल्ड को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों खड़े थे, एक भी करीब नहीं है, एक भी करीब नहीं आया। सबको डर यह था कि हम अगर हमारे ऊपर लगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म करेगा, नो डाउट हो भी जाता। लेकिन अमेरिका का एक डर, सबसे बड़ा डर अमेरिका, कफन में जो लाश आती है ना, तो अमेरिका उससे डरता है, क्योंकि उससे प्रेसिडेंट के खिलाफ एक माहौल बन जाता है जिससे प्रेसिडेंट अपना अगला इलेक्शन हार सकते हैं। ये गेम बस ये सबको पता लग चुका है, और यहीं पर ब्लैकमेल अब आगे शुरू हो। बिल्कुल, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं, फिर आपके पास भी आएंगे रोहित जी। डीके गुप्ता जी, भारत से जुड़े सवालों पर आते हैं। अभी तस्वीरें आ रही थी कि अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनकी सेना के प्रमुख पहुंचे हुए हैं, उनके रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। भारत की ओर से भी भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया था अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन भारत ने तय किया कि 2 लोग आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से जाएंगे, एक तो बिहार के राज्यपाल और एक विदेश राज्य मंत्री पवित्रा जो मार्गेटा है वो जाएंगे। वो दोनों पहुंचे हुए भी वहां पर हैं। आपके हिसाब से क्या भारत का ये फैसला सही था, या किसी बड़े वरिष्ठ नेता और भी वरिष्ठ मंत्री को भेजा जाना चाहिए था ईरान में? और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है इस युद्ध के बाद, जो बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा था, वो एक मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह से मुनीर लगातार एक्टिव हैं, एक के बाद एक देश के दौरे कर रहे हैं, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी आप बताइए कि उनकी रणनीति क्या है। देखिए, भारत सरकार का फैसला जो भेजने का है वो बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानता कि जो है, देखिए आप खुमैनी को मारने के 8 दिन के बाद, 8 या 10 दिन के बाद भारत सरकार ने उनको कंडेम किया था। मैंने कंडेम मतलब किया था कि उनके प्रधानमंत्री की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई, विदेश सचिव गए थे, विदेश सचिव गए थे। विदेश सचिव जो है और ईरान का जो आईटीओ पर जो उनका दूतावास है, वहां पे उनको जो है उनका फोटो वगैरह पे मानना पड़ गया, विदेश सचिव गए थे। तो भारत सरकार जो है एक बहुत ही मिडिल पाथ लेते हुए इस मसले पर रही है, क्योंकि भारत में जो जनमानस है वो ईरान और अमेरिका और इजराइल के लिए एक मिक्स कल्चर क्रिएट करती है। भारत को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है जब से भारत स्वतंत्र हुआ, तब से जवाहरलाल नेहरू को आइंस्टीन एक लेटर लिखा था कि आप सपोर्ट करिए इजराइल का। आइंस्टीन ने लिखा था कि सपोर्ट करिए इजराइल का, क्योंकि वो एक देश है जो अपना बॉर्डर चाहता है और वहां सर्वाइवल चाहता है। तो उस समय एक बात निकल के आई थी, उनका लेटर का जवाब में था कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और सत्यता इजराइल के साथ है, बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है,
लेकिन कभी भी पॉलिटिकल फैसले जनमानस के हिसाब से लिए जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी जब जा रहे थे अयोध्या छोड़ के, तो उस समय उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं नीति पे चलूंगा, मैं भीड़ पे नहीं चलूंगा। भीड़ चाहती थी भगवान राम अयोध्या में रहे, लेकिन नीति कहती थी कि पिताजी उस समय राजा भी था, राजा ने आदेश किया था कि आप 14 साल के लिए जाइए। तो भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नरसिम्हा राव ने कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इन्होंने इजराइल से पूर्ण एक स्ट्रेटेजिक सामरिक रिलेशन बनाए। और उस समय ये नहीं ध्यान देखा कि भारत में 14% मुसलमान हैं, कि 2% सिख हैं, कि 84% हिंदू हैं, ये ध्यान नहीं दिया गया। डेमोग्राफी से हट के जो देश के रेजिलियंस के लिए है, जो देश के सुरक्षा के लिए ठीक है, जो आज 34% हथियार पूरा इजराइल का भारत में आता है, उसको देखते हुए जो पिछले 2 घटनाएं हुई थी, इसमें इजराइल ने एकदम अपने भाई के जैसा साथ दिया था। और वहीं पे 370 में हर जगह एक खुमैनी भारत को जो है कंडेम किए थे। सबको कश्मीर वाले मसले पर भी कई बार बोला था जी, कश्मीर वाले मसले पे बोले थे। तो इन सभी को देखते भारत सरकार ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है कि हम ईरान के साथ हैं और हम सम्मान भी कर रहे हैं, और एक प्रकार से कंडेम भी हो जा रहा है, लेकिन एक प्रकार से बहुत बड़ा वेटेज भी नहीं दिया गया है कि प्रधानमंत्री या हमारे एनएसए या हमारे विदेश मंत्री वहां पे जा रहे हैं। बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की मैं अगर न्यूट्रल होकर करूं तो पाकिस्तान पिछले 2-3 सालों से एक्टिव हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में, और उसको सफलता भी मिली है। वो कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की और उसने सपोर्ट लिया, और कहीं न कहीं अमेरिका से उसने रिलेशन 3 उसने जो है सलाहकार हायर कर रखे हैं, जो कि उनको सपोर्ट कर लॉबिस्ट हायर कर रखा है। बिल्कुल। और हर इंटरनेशनल मुद्दे पर पाकिस्तान अपना एक पक्ष रखने की कोशिश करता है। तो एक माइक्रो मैनेजमेंट बदलने की भी कोशिश कर रहा है, तो माइक्रो मैनेजमेंट पाकिस्तान कर रहा है। और भारत भी इस मामले में अगर देखेंगे, बांग्लादेश में कितनी घटनाएं हुई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कूल कंपोज्ड रहे, और आज कंडीशन है कि दोनों मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अब व्यापार भी शुरू हो गया। मालदीव किस तरह से भारत से जो है छिटक गया था लगभग, और उसके बाद उनके राष्ट्रपति भारत आए और भारत से सब अच्छे संबंध हो गए हैं, और भारत के सैनिक अड्डा भी उनका भी वहां पे काम शुरू हो गया है। इसी तरह श्रीलंका से हमारे रिलेशन कैसे चाइना पालन चला गया था, तो भारत ने भी बड़े कूल कंपोज हो गए, और भारत ने परिस्थितियों से समझौता करते हुए टैक्टिकल अप्रोच लेते। अफगानिस्तान में तालिबान को जो कि सपोर्ट कभी नहीं किया था, उसने सपोर्ट किया ताकि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा सके। ये भारत एक बहुत सुलझी हुई राजनीति कर रहा है, डिप्लोमेसी कर रहा है, और भारत 2047 को अगर ध्यान में रखता है तो देखिए चाइना कभी भी सप्लाई चेन भारत में आती है चाइना की, लेकिन चाइना कभी भी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देगा। लेकिन डिप्लोमेसी कहती है कि भारत को कोशिश करते रहना चाहिए कि चाइना से भी कुछ टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाए, अमेरिका से टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, फ्रांस से हमारे पास आ जाए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री फ्रांस और अमेरिका इधर से लिबरल होते हैं। इजराइल लिबरल होगा भारत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं, और रसिया हमको दे नहीं पाएगा क्योंकि रसिया के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, कुछ हथियारों को छोड़ दें तो इसलिए भारत को अपने 2047 के टारगेट को रखते हुए यूरोप से भी अच्छे संबंध बना के रखने हैं, चाइना से भी अच्छे संबंध बना के रखने हैं, रसिया से भी अच्छे बना के रखने हैं, इजराइल से बना के रखने हैं, और ईरान वगैरह से ऑयल भी लेना है, मिडिल ईस्ट से भी हमको ऑयल लेना है। तो भारत एक सुलझी हुई एक सोच के तहत अपने 2 डिप्लोमेट्स भेजे हैं, उससे एक मैसेज गया कि हम आपके साथ इस भावभीनी श्रद्धांजलि में साथ में खड़े हैं, लेकिन वो और पावर जो भारत को असिस्ट कर सकते हैं बड़ा पावर बनने में, उसमें दखल भी नहीं देना चाहता है। जी बाबा, बिल्कुल। इसी सवाल को लेकर रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, युद्ध से पहले, युद्ध के बाद में भी भारत में एक धड़ा है जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। कई सारे बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि हमने इस युद्ध में एक पक्ष चुन लिया था। प्रधानमंत्री मोदी हमले से ठीक पहले इजराइल गए थे, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि युद्ध होने वाला है? खामनेई के 28 फरवरी को मौत होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से एक भी ना बयान आता है, ना एक्स पर कोई पोस्ट आती है, जबकि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी जब पीएम मोदी 2015 में ईरान के दौरे पर गए थे। वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल की गई कि प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे। क्या सच में हमने अब ये मान लिया है, हमारी जो विदेश नीति है उसमें ये चीजें तय हो गई हैं कि इजराइल से हमें मदद मिलती है, इजराइल हमारा साझेदार है, इसलिए इसके करीब रहेंगे, लेकिन ईरान से भी हमें संबंध ठीक रखने हैं, लेकिन करीबी नहीं दिखानी है? और दूसरा सवाल मेरा पाकिस्तान को लेकर होगा, जैसे कि अभी डीके गुप्ता जी बता रहे थे, पाकिस्तान कुछ ज्यादा सक्रिय हुआ है। मुनीर और शहबाज की एक जोड़ी बन गई है। यह जोड़ी अक्सर देशों के दौरे पर रहती है। मुनीर अपने आप को एक कह सकते हैं सेना के प्रमुख ही हैं, फील्ड मार्शल बन गए हैं, लेकिन वो भी हेड ऑफ स्टेट बन के कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर खुद ही आगे बढ़कर वो फैसले लें।
पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, 2025 हम छोटी सी जंग भी लड़ चुके हैं, उसके मुकाबले हमारी विदेश नीति कितनी सही जा रही है? देखिए, एक चीज तो समझिए कि प्राइम मिनिस्टर वॉर शुरू होने से पहले इजराइल गए थे, प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाते रहते। प्राइम मिनिस्टर इंडिया और इजराइल के रिलेशन जो हैं बहुत करीबी, उसके कुछ रीजंस हैं, आई कम टू दैट लेटर। प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि वॉर शुरू होने वाली है? मुझे शक है कि 3 हफ्ते पहले ट्रंप को ही पता था कि ये वॉर शुरू होने वाली है। जिस दिन वॉर शुरू हुई है उस दिन रात में सब ट्वीट कर रहे थे, सारा ट्विटर भरा पड़ा था कि अटैक ऑन इजराइल, अटैक ऑन इजराइल। रात में तो हमला हुआ ही नहीं, दिन में हुआ। क्यों हुआ दिन में? क्योंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट आया कि सारे के सारे लोग कन्वर्ज कर रहे हैं एक जगह पे, और वो इजराइल हमला करने जा रहा था, इसलिए अमेरिका को घुसना पड़ा। तो ये वॉर कब शुरू होगी किसे पता ही, किसी को पता ही नहीं थी, और कब खत्म होगी किसी को नहीं पता था। ट्रंप का स्टेटमेंट है 4 दिन में खत्म कर दूंगा, 4 महीने नहीं हुई। तो ये रियलिटी है या ये एक वॉर थी जो कि अमेरिका लड़ना नहीं चाहता था, उसे लड़नी पड़ी। दूसरी चीज, पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं ईरान, चलो दो, लीस्ट फॉर दैट। हम इंडिया की इजराइल से रिलेशंस जो हैं बड़े अच्छे हैं, और हमारी मजबूरी है वो अच्छे रिलेशंस रखें इजराइल की। मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया का कंपेयर करें इजराइल पे। आप 1980s के दौर में हैं, जब सोवियत यूनियन को कर्टेल करने के लिए अमेरिका चाइना को सपोर्ट करा, और चाइना को जो टेक्नोलॉजी दी गई थी सारी इजराइल के थ्रू दी गई। इजराइल शुरुआत से यही काम करता। इंडिया के पास भी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं किसी टेक्नोलॉजी को जिक्र करूं मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं देश पब्लिक फोरम पे भी है ये बातें, लेकिन फिर भी मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या चीजें आ रही है इजराइल से। आ तो रही है ना, मतलब जो चीज डायरेक्टली इजराइल हमें दे रहा है, चाहे वो हैरो मिसाइल हो, चाहे वो बराक मिसाइल हो, या वो हमें सॉफ्टवेयर हो या कुछ हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ आ रहा है। तो अगर वो बहुत कुछ आ रहा है और हम खुद बना रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं, थैंक्स टू अदर कंट्रीज हु आर गिविंग अस टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए वो जरूरी है। तेल देता है ईरान, चाबार में हमें कितना इसने, ऑफ कोर्स चाबार हमारे लिए जरूरी था, लेकिन चाबार में हमारे लिए कितनी दिक्कत आई है हमें पता ही है। बिल्कुल। हम ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, एक पाइपलाइन थी जो कि 25 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था एज ए जर्नलिस्ट, उस समय सुनता था कि ये पाइपलाइन बनेगी तो वहां से तेल आएगा, वहां से गैस आएगी, और इस पाइपलाइन के थ्रू हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें बीच में आई कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान रोक देगा। एक मिनिस्टर इंडिया के बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें, उन मिनिस्टर की अमेरिकन प्रेशर में उस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई, बाद में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए। तो ये सब हमने देखा है अमेरिका के प्रेशर में। कितने मिनिस्टर्स चेंज हुए। एक मिनिस्टर थे जो कि स्टेट मिनिस्टर डिफेंस बने थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हम 16,000 किलोमीटर वाला मिसाइल बनाने, एक हफ्ते में उनकी मिनिस्ट्री चेंज हुई। एक हफ्ते में 16,000 किलोमीटर वाला मिसाइल जो बन रहा है वो किसको टारगेट कर रहा है? हमारे सारे मिसाइल इस समय यूरोप कर रहे हैं, अफ्रीका टारगेट कर रहे हैं, रशिया कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं। 16,000 किलोमीटर वाला बनेगा तो अमेरिका के लिए बनेगा ना, तो इसीलिए वो चेंज कर दिए जाते हैं। आप ये बात समझने की होगा कि हमें इस समय जरूरत किसकी है, और हम अमेरिका से पंगा लेकर के कहां जाएंगे। ईरान तो फिर भी तेल दे रहा है तो वो अमेरिका दे देगा, सऊदी दे देगा, कोई और दे देगा। तो हमें इसराइल के साथ रहना है, ये हमें पता है, और इसराइल को पता है कि अगर इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री मेरे साथ आ जाएगा, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया जैसी फोर्थ लार्जेस्ट पावर, जिसके पास मैन पावर भी है, अगर वो कंट्री मेरे साथ आ जाएगा तो फिर मैं एक साइड मैं बैठा हूं, एक साइड इंडिया बैठा, वी कैन क्रश दिस वर्ल्ड। हालांकि इंडिया इसको करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर मिलेगी। इसराइल ने हमको बहुत बार सपोर्ट किया, मोसाद ने हमें कितनी इंटेलिजेंस शेयरिंग की हमारे साथ, और मोसाद से इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान की आईएसआई ने भी की। इंडिया में आतंकवादी हमले की जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग थी वो टर्की में पाकिस्तानी एम्बेसी ने इजरायली एम्बेसी को दी, और इजरायली गवर्नमेंट ने हमें दी। तो ये भी एक रूट है, तो इस रूट को देखना पड़ेगा। ईरान से रिलेशंस हम रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के कहने पे हम इजराइल से रिलेशंस खत्म कर देंगे, सॉरी। पर जैसे कि अभी डीके गुप्ता साहब बोल रहे थे कि वहां फॉरेन मिनिस्टर गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी गए थे हमारे। यार फॉरेन सेक्रेटरी के जाने का मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट ही का है ना, कोई अमेरिकन गवर्नमेंट का तो वो है नहीं।
तो अगर फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं तो मोर देन इनफ, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन मिनिस्टर भी जा सकते थे, लेकिन ये इंडिकेशन जाता इसराइल को कि हम कुछ शायद ज्यादा कर रहे हैं। इस समय भी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन गए, बिहार के गवर्नर हैं, सेंटर में उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, सेंटर के डिक्टेशन पे काम करता है गवर्नर, तो वो क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं कि वो शिया है, शिया कनेक्शन बनता है। पवित्र मार्गरेटा मिनिस्टर है, नो डाउट, उस सीनियरिटी वाले मिनिस्टर, ना तो एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं, उस सीनियरिटी वाले मिनिस्टर नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री के वो नहीं, लेकिन उस सीनियरिटी वाले मिनिस्टर नहीं है जो उस पर जाने चाहिए थे। ये अगेन एक इंडिकेशन अमेरिका को और इसको इजराइल को, ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अमेरिका जो कहता है वो इजराइल करता, ऐसा नहीं। इजराइल जो कहता है वो अमेरिका करता है। इफ यू हैव गुड टर्म्स विद इजराइल, यू गो टू गेट डिविडेंड्स लेटर ऑन। बिल्कुल। डीके गुप्ता जी, रोहित शर्मा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप ऑल इंडिया के साथ जुड़े, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। इस तनाव, इस युद्ध से जुड़ी हुई जो इस वक्त मध्य पूर्व में बना हुआ है और तेहरान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भारत के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद हैं, भारत के अलावा 30 और देशों के प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज इस बातचीत में हमने विस्तार से बताया कि इस अंतिम संस्कार के इतने भव्य आयोजन के मायने क्या हो सकते हैं, ईरान की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, मुस्तफा खामनेई अपने फैसलों में किस तरह का बदलाव ला सकते हैं, वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे ईरान को। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल में क्या कुछ चल रहा है, वो भविष्य कैसे देख रहे हैं, वो तेहरान पर वो कठोरता बरकरार रखेंगे या थोड़ा बहुत ढिलाई बरतेंगे, मुस्तफा खामनेई कितना लंबा शासन कर पाएंगे, क्या उन पर इजराइल की जो तीखी नज़र है, जो निशाना है, वो बरकरार रहेगा। विस्तार से चर्चा की, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी हमने बातचीत की है। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही तरकश में आज जो हमने बातें की है। इसके अलावा सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.